लगातार इस तरह की वारदात गुजरात में देखने को मिलती है, कैसे आप देख रहे हैं? सवाल पहले ये उठ रहा है कि गुजरात क्या गेटवे बन गया है ड्रग्स का, क्योंकि 2022 में भी पानोली जो अंकलेश्वर हमारे डिस्ट्रिक्ट भरूच अंकलेश्वर में आता है, वहां पे भी ड्रग सीज हुए थे। अभी अगस्त में दहेज में वहां पे भी 1300 करोड़ के ड्रग्स सीज हुए थे। अब कल आपने जो खबर सुनी, जो बड़ी खबर सुनी है, तो चक्कर क्या है, लोकसभा 2024 के चुनाव के वक्त भी जब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई तो 30% जो ड्रग्स बरामद हुए हैं वो गुजरात से हुए हैं। तो पूछना हम ये चाह रहे हैं कि गुजरात में क्या साठगांठ है कि लगातार ड्रग्स, और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड न्यूज है। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि ऐसे वारदात रोज छोटे छोटे हो रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार जो है अब जागरूक होने की कोशिश कर रही है और एंटी ड्रग लॉज कंजम्पशन के लिए भी लाने की कोशिश कर रही है, और जो ये बरामद हो रहे हैं। पर जो ये नशे की बीमारी है, ये पूरे समाज को खोखली करती है, और ये जो लड़ाई है ये पूरे समाज की है। इसमें है अवेयरनेस की जो बात करनी है, रिहैबिलिटेशन की बात करनी है, ये हम सबको करनी है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे घर पे माँ बाप हों, स्कूल में शिक्षक हों, और जो समुदाय के नेता हों। तो पर मैं कहना चाहूंगी कि हम उड़ता पंजाब की बात सुनते थे, पर उड़ता गुजरात जरूर होता जा रहा है। हम लोग तो गांव गांव घूमते हैं, हम लोग जमीन पे घूमते हैं। खास करके मैं अपने क्षेत्र भरूच की बात करूं तो आप जाएंगे, आजकल जो गांव के युवा हैं ये नशे में धुत घूम रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार बुद्धि में और सरकार की देख रेख में ये सब कुछ हो रहा है। सरकार को सब पता है कि अब गुजरात भी ड्रग्स के कहीं ना कहीं चपेट में आ चुका है, और जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो सब वहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ज्यादा हद हो रही है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से चर्चा गुजरात सरकार में भी चल रही है कि स्ट्रिंजेंट लॉज लेकर आने हैं ड्रग यूज के खिलाफ, और जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है। पर ये जो कंपनियां हम देख रहे हैं अंकलेश्वर में, भरूच में, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है वहां पे, तो क्यों चुपचाप इनके जरिए मैन्युफैक्चर हो रही हैं ड्रग्स? मतलब किस साठगांठ के, अगर आपकी सरकार की आंख के नीचे 30 बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसलिए मैया सम्मान योजना लाए हैं क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में, जो कि 2000 में यहाँ सरकार बनी, नया राज्य बना झारखंड बिहार से कट के, उस समय से लेकर अभी तक 2024 तक लगभग 17-18 साल भाजपा की सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। आपको पता होना चाहिए कि भाजपा के कार्यकाल में यहाँ पर महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी। पन्ना लाल जैसे ऐसे ट्रैफिकर थे जो कि 15,000 लड़की की तस्करी के जुर्म में वो जेल में बंद है। यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके हैं, गुमला, सिमडेगा, खूंटी जैसे इलाके, वहाँ इतने सारे प्लेसमेंट एजेंसीज बन गए थे कि बाहर के दलाल आते थे, यहाँ उनको नौकरी का लालच देके दूसरे राज्यों में ले जाते थे, असम, दिल्ली, हरियाणा और कहाँ और लेके उनको नौकरी के नाम पर उनका शोषण करते थे। इन सबको बंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उनको वापस तो लाए ही, बल्कि उनको अपने राज्य में तरह तरह से रोजगार से जोड़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं लॉन्च की। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, पोटो खेल योजना, पलाश ब्रांड, ऐसे बहुत सारी योजनाएं, उनको लोन भी दिए जा रहे हैं सब्सिडी के साथ, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। उनके लिए स्कूल, कॉलेज, विदेशों में उच्च शिक्षण संस्थानों में भेजे जा रहे हैं, और इस तरह से लगातार स्कूल, कॉलेज भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये प्रयास है। मैया सम्मान योजना क्या है? जो छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाती थी पहले, जो छोटी छोटी जरूरतों के लिए जो ट्रैफिकर्स हैं उनके चंगुल में फंस जाती थी, उनको अपने यहाँ रोक के उनको सशक्त करना, उनको स्किल डेवलपमेंट उनका करा के अच्छे रोजगार से जोड़ना, ताकि वो कार्यक्रम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोबाइल डिस्पेंसरी खोल रहे हैं और दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद होता जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में आई हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार और अभिनंदन रविंद्र लोहिया जी का, जिन्होंने आज ये मुहिम शुरू करी है, 2 मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू करी है। ये जन कल्याण का एक बहुत ही बढ़िया कार्य है। आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन।
एक तरफ अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक चलाए हैं जहां पर फर्जी दवाइयां मिलती हैं, फर्जी पेशेंट होते हैं, जहां पे डॉक्टर इलाज ही नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देख के आपको दवाइयां लिख के दे देता है। जहां पर ये पता चला है कि 20,000 से ज्यादा घोस्ट पेशेंट्स मोहल्ला क्लिनिक में बनाए गए हैं। जब कोविड में सबसे ज्यादा जरूरत थी दिल्ली को, तब मोटे मोटे ताले लगे थे मोहल्ला क्लिनिक। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो मोबाइल डिस्पेंसरी जैसी या एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज चला रहे हैं, निःशुल्क मोबाइल डिस्पेंसरी, ताकि लोगों तक अच्छी दवाइयां पहुंच सके, ताकि अच्छा इलाज पहुंच सके। इस सबके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारी प्रेरणा है। आप जानते हैं कि जहां पर मोहल्ला क्लिनिक्स में फर्जी दवाइयां मिलती हैं, उसी तरफ मोदी जी ने ये सुनिश्चित करा है कि जन औषधि केंद्रों में 50% से भी सस्ती यानी 50% डिस्काउंट पर अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां मिलती हैं। उसी तरह आप देखें तो पूरे भारत में आयुष्मान भारत लागू, जहां पर 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सालाना मिलता है। जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, जैसे कि हरियाणा में तो चिर आयुष्मान योजना भी आ गई है, जहां पर 10 लाख रुपया और मिलता है। यानी डबल इंजन की सरकार का जलवा ये है कि 15 लाख रुपया इलाज का मिल रहा है सालाना। लेकिन देश की राजनीति के चलते आम आदमी पार्टी की सरकार आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने का समय आ गया है कि दिल्ली का मतदाता जागे और आगामी चुनावों दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आए, यहाँ पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार का जलवा देखे और यहाँ पर भाजपा के शासन का मैजिक देखे। कहूंगी कि पूरे महाराष्ट्र वासी, मुंबई निवासी सभी के साथ एक मत से इंतजार कर रहे थे कब इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा इलेक्शन कमीशन। हमने लोकसभा में चुनाव जीता, जनता का विश्वास जीता, पर हमें पूरा विश्वास है और हर शिव सैनिक इसका इंतजार कर रहा था कि ये जो गद्दार लोग हैं जिन्होंने पार्टी के ही साथ गद्दारी नहीं की, इन्होंने खोखे के आधार पर महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की। हम बार बार इलेक्शन कमीशन को याद दिला रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव घोषित किया महाराष्ट्र में होना चाहिए, पर हमारे आवाज को दरकिनार किया गया। 10 दिन, अक्टूबर के पहले ही 10 दिन में करीब 1300 से ज्यादा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जिसमें लाखों करोड़ों सरकारी लूट शामिल है। जहाँ पे ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो सरकारी खजाने को खत्म करने वाले निर्णय हैं। जिस तरीके से लाड़की बहन योजना आई लोकसभा चुनाव के बाद, जिस तरीके से कल टोल टैक्स को लेकर उन्होंने जो फीस थी वो खत्म की है, जिस तरीके से आज गवर्नर के अप्रूवल के साथ 7 MLC को चुना जा रहा है, जबकि पूरा मामला हाईकोर्ट में अभी रिजर्व है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि घबराई हुई सरकार जिसने सिर्फ सत्ता के बल पे, केंद्र की सत्ता के बल पे सिर्फ केंद्र सरकार का काम किया, वो जानती है कि अब वो उनका आखिरी पड़ाव है, वो जाने वाली है। 4 दिन की उनकी चांदनी जो है अब काली रात आने वाली है और महाराष्ट्र वासी उनको ये दिन दिखाने वाले हैं। तो हम सब उत्सुकता से हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं कि सिंगल फेज में 288 सीट्स महाराष्ट्र में जो 20 तारीख को वोटिंग होगा और 23 तारीख को रिजल्ट्स। विपक्ष तो बिल्कुल हिल गई है क्योंकि हरियाणा के रिजल्ट्स के बाद उनको पता है कि महाराष्ट्र में हैट्रिक और ऐतिहासिक जीत 1,86,000 पोलिंग बूथ्स है और वहां जनता तय करेगी किसकी हार किसकी जीत। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा है, एक तरफ है लेना बैंक, एक तरफ है देना बैंक। महायुति की सरकार देती है और महाविनाश अघाड़ी लेती है। तय करेगी जनता किसकी हार किसकी जीत। और जैसे कि हमने पहले कहा कि 23 तारीख को जो जीता वही सिकंदर, इसका श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को जाता है। और जो शासनकाल में एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने काम किया है, एक ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ महाराष्ट्र में देखने। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने झारखंड में इसके पहले जब भी देखे हैं तो लंबे दिनों तक चुनाव का सिलसिला चलता रहा है। 5 चरणों में चुनाव हुआ है, 2 चरणों में उन्होंने चुनाव की घोषणा की है, तो इसके लिए बधाई। और साथ ही साथ बहुत ही जिस तरह से हमने देखा कि इसके पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं, तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन बहुत फेयर और बहुत शांतिपूर्वक
चुनाव कराएगी, ये पूरा हम लोगों को विश्वास है, भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयार रहती है चुनाव के लिए। हमारे कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट को लेकर चलते हैं, तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित होकर काम करते हैं। और पार्टी निरंतर जो कार्यकर्ता हैं समय समय पर हर एक चीज़ों को लेके, मुद्दों को लेके हमारी पार्टी बिल्कुल सड़क से लेकर संसद तक कार्यक्रम करती रहती है। और आज के समय में देखें तो झारखंड की सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है और राज्य सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में माहौल है। लोग चाहते हैं, लोग त्रस्त हैं कि ये भ्रष्ट सरकार जाए। जल जंगल जमीन से लेकर हर एक चीज़, बालू हो, कोयला हो, हर चीज़ों को ये लूटने और लुटाने का काम किया है। तो इसलिए राज्य के लोग ये प्रतीक्षा में थे कि कितना जल्दी चुनाव की घोषणा हो। अब देखिए 2 फेज में झारखंड का बाई इलेक्शन के और जनरल इलेक्शन का घोषणा हुआ है और झारखंड का 2 फेज में हुआ है और महाराष्ट्र में 13 और 20 तारीख को चुनाव है। और साथ ही साथ जो बिहार की जो 4 विधानसभा है उसका चुनाव, जब चुनाव होगा तो हम लोग जो है यही हम लोगों की कोशिश है कि सारे चुनाव को हम लोग जीते। और चुनाव की तैयारी तो सब लोग पहले से ही कर रहे थे, सब लोग तैयार थे। अब जब घोषणा हुई है तो हम तो प्लेन में बैठे तभी पता चला हमको, तो उसमें सारा क्या क्या डिटेल्स वगैरह है, डेट्स क्या है। जहाँ तक पता है 13 और 20 को चुनाव है, तो उसमें देखा जाए। अरे अभी बात हम लोग करेंगे। हम लोग ऑलरेडी सरकार में झारखंड में है और हम लोग इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और हम लोग मिलकर के चाहते हैं चुनाव लड़ें और पुनः बीजेपी को झारखंड में परास्त करें। ये हम लोगों का लक्ष्य है। बीजेपी को हराने के लिए हम लोग चाहे पूरी तैयारी हो, वो हम लोग जो है हर चुनाव में हम लोगों की रहती है, लेकिन अभी कौन कितने सीटों पे लड़ेगा हमको लगता है कि थोड़े दिन में ये क्लियर हो जाएगा। आप यात्रा पे निकल रहे हैं, गिरिराज सिंह भी यात्रा पे जा रहे हैं और हिंदू को जगाने जा रहे हैं। आप भी यात्रा पे निकल रहे हैं। बिहार में यात्रा की सियासत हो रही है क्या? यहाँ सोया हुआ कौन है? कह रहे हिंदू ये सब गिरिराज सिंह जी केंद्र मंत्री है ना। मोदी जी ने मंत्रालय में कोई केंद्र मंत्री का कोई काम तो होता नहीं है। सारे निर्णय और सारा काम तो 2 ही लोग बैठ करके करता है। ये लोग तो मंत्री रह करके भी बेरोजगार ही रहता है, कोई मतलब तो है नहीं। केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया। केवल यही काम रह गया है और कोई काम नहीं है। बात होनी चाहिए शिक्षा पे, बात होनी चाहिए चिकित्सा पे, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात होनी चाहिए पलायन पे। तो ये बात करते हैं केवल नफरत की, केवल हिंदू और मुसलमान की। इनको अभी भी समझ में नहीं आया। ये जा रहे हैं ना जगाने। सौगात तो आपको अधिकृत रूप से बता दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, पारा शिक्षकों के लिए है, स्कूल के लिए है, पॉलिटेक्निक के लिए है, कई सारी चीजें हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण पर आज चर्चा हुई है और वो है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी इस देश के कई राज्यों में ले जा
लाकर बसा दिया गया, जिसमें कुछ असम हो, अंडमान निकोबार हो, अन्य जगहों पर मूलवासी आदिवासियों को वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा वहां उनको ले जाया गया काम कराने के लिए, और लगभग इनकी संख्या 15 से 20 लाख है। मुझे कई बार उन लोगों के द्वारा हमारी मुलाकात होती रही है और अपने अधिकार के लिए उन राज्यों में संघर्षरत है। सर्वविदित है, यहाँ के आदिवासी असम के चाय बागानों में काम कर रहे हैं, वो भी एक आदिवासी समुदाय के हैं। अंडमान निकोबार में भी है, वो भी एक आदिवासी है, लेकिन उनको अभी भी वहाँ पर आदिवासी की दर्जा प्राप्त नहीं है। और आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा जो बनाया जाता योजना है, उसका भी लाभ उनको नहीं मिलता। तो इस संदर्भ में हमारी सरकार ऐसे सभी मूलवासी को झारखंड वापस आने का न्योता देती है और ये जो समस्या है, इस समस्या और आवश्यकता को जानने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। मंत्री के स्तर पर, उसके नेतृत्व पर, कल्याण मंत्री के नेतृत्व पर, और सर्वदलीय समिति होगी और उन जगहों पर ये प्रतिनिधि मंडल जाएंगे और वहाँ के जो समस्या है उसका आकलन करेंगे और राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। उनकी जो आवास की समस्या है, आदिवासी दर्जा की समस्या है, उनको नौकरी की समस्या है, उनकी राज्य में अधिकार की समस्या है, वो उनको कैसे प्राप्त हो, इस पर राज्य सरकार पहल करेगी। फ्रेंड्स, WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करना है, वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पर भी विशेष बल दे रहे हैं। पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। फ्रेंड्स, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम
चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्ट पलट गई है। तो जैसे ही हमने खबर को सुना तो तुरंत हमारी गाड़ी यहाँ से रवाना हुई और रवाना होने के बाद जब वहां जाकर देखा तो बस पलटी हुई थी। कई लोगों को एम्बुलेंस के द्वारा अपना हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जिनको निकालना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो गेट बस का बंद था। उसे जब फिर हमारी क्रेन द्वारा उसे उठाकर बस उठाने के बाद 3 से 4 लोग ऐसे थे जिन्हें बाहर निकाला गया और सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। फायर विभाग से कितने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे, रेस्क्यू किया? कितने घंटे का रेस्क्यू के बाद सबको बाहर निकाला गया? फायर विभाग से 3 गाड़ियां गई थी जिसमें से एक QRV क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल और एक बड़ा फायर टेंडर और एक छोटी गाड़ी। ये 3 गाड़ियां वहां पहुंची जिसमें लगभग आध घंटे का समय लगा उन लोगों को निकालने में, जो क्रेन की मदद से पहले बस सीधी की गई, उसके बाद उन्हें निकाला। कितने लोग बस में सवार थे, क्या संख्या? बस में लगभग 100 लोग सवार थे। बस बिहार से बठिंडा जा रही थी। उसमें वो ड्राइवर का सोने की वजह से उसमें नींद की झपकी आई, इसलिए उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होने के बाद बस पलट गई, जिसमें लोगों को थोड़ी थोड़ी चोट आई है। इसमें से 15-20 लोग ऐसे थे जो ज्यादा जख्मी हुए और 3 से 4 झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल। फर्स्ट टाइम वोटर्स बिटवीन 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, पूरे पोलिंग स्टेशंस की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520। यहां पर भी विमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे। एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881। डिपार्टमेंट की तरफ से installing and commissioning of the vacuum sewer network along with the house connecting in the low lying areas in the Panjim system। इस तरह की PWD डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट ने पहली बार यानी देश में पहली बार यानी वैक्यूम सीवर सिस्टम जो गोवा में इंस्टॉल किया, पंजिम की सिटी में खास करके इंस्टॉल किया, पंजिम स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसलिए मैं मेरे PWD डिपार्टमेंट और सीवरेज डिपार्टमेंट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इंक्लूडिंग द 8.5 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे पहले यानी जो सीवर अक्सर रिवर में डालनी पड़ती थी या रिवर में जाती थी, इससे वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता था। तो फिर वो वाटर पोल्यूशन रखने के अब मैंने बंद करने के लिए द वैक्यूम सिस्टम से सीवर टैंक में लाके सीवेज ट्रीट करके वापस से उसको यानी पानी अच्छी तरह से गार्डन और बाकी तरह के यूज़ कर देते हैं। इसलिए मैं मेरे डिपार्टमेंट के साथ साथ इस सिस्टम के लिए यानी कंपनी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अच्छी तरह से इसने 5 साल मेंटेनेंस के लिए भी ये वैक्यूम नेटवर्क सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया। इसलिए इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे लगता है कि सीवरेज में जो जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने इस वैक्यूम सिस्टम आके यहाँ देखना जरूरी है। इससे लो लाइंग एरिया में भी इस तरह के वैक्यूम सिस्टम हम यूज कर सकते हैं, ये प्रूव कर चुके हैं। इसलिए उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू माय डिपार्टमेंट एंड टू द कंपनी हु हैव इंस्टॉल्ड दिस सिस्टम्स। थैंक यू।